हमारे चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पार्ट 1 में स्टार्ट किया था प्योर सब्सटेंसेस के साथ। हमने वहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। वो सब्सटेंसेस जिनके पास केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो उनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जिनके पास केवल एक ही टाइप के एटम्स हो उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स किसके अंडर आते हैं? प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बेसिकली हमारे जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स जैसे कि हम सब ने पढ़ लिया है कि आज के टाइम पे हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर को आप कितना भी क्यों ना तोड़ लो, अल्टीमेटली कॉपर के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? कॉपर एटम्स ही मिलने वाले हैं। सिल्वर को अगर आप कितना भी तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो, अल्टीमेटली आपको सिल्वर के अंदर मिलेगा क्या? सिल्वर के एटम्स ही मिलेंगे। तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस क्यों हैं? क्योंकि इन एलिमेंट्स के पास इनके रिस्पेक्टिव एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने बात करी थी कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स में हमने ये समझा था कि कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस हैं। क्यों प्योर सब्सटेंसेस हैं? क्योंकि इनके पास भी केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एटम्स नहीं होते हैं, ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे कि पानी है, पानी एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि पानी एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कौन से मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे? आपको H2O मॉलिक्यूल्स ही दिखाई देंगे। H2O मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स और H2O मॉलिक्यूल्स। हाँ, ट्विस्ट क्या था कंपाउंड्स में कि कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए मोर देन 2 टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर पानी का मॉलिक्यूल बन रहा है तो इस पानी के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन एलिमेंट भी आया है और ऑक्सीजन एलिमेंट भी आया है। अगर मैं बात करूं किसकी? ग्लूकोज की, ठीक है, C6H12O6 की, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन एलिमेंट भी आया है, हाइड्रोजन एलिमेंट भी आया है और ऑक्सीजन एलिमेंट भी आया है। तो मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आकर के कंबाइन हो सकते हैं मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। किसके मॉलिक्यूल को? कंपाउंड के मॉलिक्यूल को। लेकिन हाँ, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि कंपाउंड के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है ना, ये आपस में कैसे कंबाइन होते हैं? केमिकली कंबाइन होते हैं, यानी कि इनके बीच में बाकायदा आप बोल सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग वगैरह होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने बात करी थी किसकी? इम्प्योर सब्सटेंसेस की, है ना। इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? इम्प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या? मिक्सचर यानी कि खिचड़ी। 2 टाइप के होते हैं। मिक्सचर की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो मोर देन 2 टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस जब आकर के कंबाइन हो जाते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजेनस, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर्स, सभी होमोजेनस मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि होमोजेनस का मतलब क्या है? एक यूनिफॉर्मिटी, एक इवननेस। तो जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपस में आकर के बहुत ही यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और उन कंपोनेंट्स के बीच में आपको कोई भी सेपरेशन बाउंड्री दिखाई नहीं देती है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? हेट्रोजेनस मिक्सचर की, तो वहाँ पे आपको जो कंपोनेंट्स है ना मिक्सचर के, वो बहुत ही अजीब सी तरह से हम बोलते हैं कि मिक्स्ड होते हैं। उनके बीच में कहीं से भी इवननेस दिखाई नहीं देती है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उनके बीच में एक सेपरेशन बाउंड्री दिखाई देती है। सेपरेशन बाउंड्री मतलब क्या? बाउंड्री के एक तरफ आपको एक कॉम्पोनेंट मिलेगा और दूसरी तरफ आपको दूसरा कॉम्पोनेंट मिलेगा, ठीक है। सभी होमोजेनस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशन के बारे में हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी अपने सेशन 1 में जो है ना पार्ट 1 में बात कर ली है। लेकिन हाँ, इस सेशन में ना हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। मतलब कि क्योंकि अभी हमें हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, हमें आज के सेशन में कोलॉइड्स और सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। तो कोलॉइड्स और सस्पेंशन के बारे में हम अच्छे तरीके से तभी समझ पाएंगे जब हमारे दिमाग में सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरीके से बैठी होंगी। तो अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टीज से। तो सस्पेंशन और कोलॉइड्स को पढ़ने के पहले मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से एक बार सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी होमोजेनस मिक्सचर है उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद वन अनदर। ऑब्वियस सी बात है ना। मिक्सचर की जब हम बात कर रहे थे अपने प्रीवियस सेशन में तो मिक्सचर की एक बेसिक प्रॉपर्टी ये थी कि भाई मिक्सचर को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं ना वो आपस में कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए।
कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, आपस में उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपस में उनको कोई केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि अगर उनने केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए, अगर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो गई, तो फिर वो मिक्सचर नहीं, वो क्या बना देंगे? कंपाउंड्स बना देंगे। क्योंकि हमने कंपाउंड्स में पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो आपस में फिजिकली कंबाइन होते हैं, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल्स का जो साइज है वो कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से कम होता है इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज और इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप। आप खुद ही सोचो ना, एक बार अगर आपने पानी में नमक को डिसॉल्व कर दिया, तो क्या फिर इसके बाद में आपके पास जो नमकीन पानी आया है, जो सॉल्ट वाटर आया है, उसमें आपको पानी के पार्टिकल्स या नमक के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं? बिल्कुल भी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स का जो साइज है वो होता ही इतना छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है भाई। तो इनको नेकेड आई से देखना भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट इनको माइक्रोस्कोप के नीचे भी रख के देखने का कोई फायदा नहीं है। माइक्रोस्कोप के नीचे भी ये पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली स्मॉलर साइज। फिर इसके बाद में बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सोल्यूशन, देयरफॉर द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? देखो आपके पास क्या था? एक कांच का यानी कि एक ग्लास का कंटेनर था। उस ग्लास के कंटेनर में आपने क्या किया? पानी ऐड किया, और पानी के साथ आपने क्या डाल दिया? 1 चम्मच नमक भी डाल दिया। अब जब आप इस सॉल्ट और पानी के सॉल्यूशन से क्या कराओगे? एक लाइट को पास कराओगे, तो जैसे ही ये जो लाइट है, ऐसा नहीं है कि लाइट हमारे सॉल्यूशन के अंदर जाएगी नहीं, बिल्कुल जाएगी, लेकिन इस लाइट का जो पाथ है ना, वो इस सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होगा। क्या बोला मैंने? कि आपके पास एक ग्लास का कंटेनर था, उसमें आपने नमक और पानी डाल दिया, और फिर आपके पास जो सॉल्ट सॉल्यूशन आया है, उससे जब आपने एक लाइट को पास कराना चाहा, तो इस सॉल्यूशन के अंदर उस लाइट का पाथ विजिबल नहीं हुआ। क्यों विजिबल नहीं हुआ? वो इसलिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें कोई भी चीज़ तभी दिखाई देती है जब उससे निकलने वाली लाइट रेडिएशंस हमारी आंखों तक पहुँचे। जैसे कि सपोज आपके रूम में जो है ना बहुत अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, एक भी आपने नाइट बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह कुछ भी ऑन करके नहीं रखा है, तो जब आप किसी अंधेरे कमरे में घुसते हो, तो क्या वहाँ पे रखी हुई चीज़ें आपको दिखाई देती हैं? बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। और जैसे ही आप एक छोटा सा बल्ब ही क्यों ना ऑन कर दो, लाइट बल्ब ही क्यों ना ऑन कर दो, अचानक से उस रूम में रखी हुई सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं। क्यों दिखाई देने लगती हैं? क्योंकि होता क्या है, सपोज आपने एक ट्यूबलाइट ऑन करी है, तो ट्यूबलाइट से निकलने वाली जो रोशनी है वो पड़ी कहाँ? टेबल पे। तो टेबल क्या करेगा? उन लाइट रेडिएशंस को आप बोल सकते हो कि हमारी तरफ जो है रिफ्लेक्ट कर देगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि रेडिएशंस कहाँ से आ रहे हैं? टेबल से आ रहे हैं। और जैसे ही टेबल से निकलने वाले रेडिएशंस हमारी आंखों तक पड़े, हमको टेबल सामने दिखाई देने लगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि हमें कोई भी चीज़ दिखती कब है? जब उस चीज़ से निकलने वाली लाइट रेडिएशंस हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी जाकर के हमें वो चीज़ अपने सामने दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब अब हम अपने इस सॉल्ट सॉल्यूशन से एक बीम ऑफ लाइट को जो ट्रैवल कराएंगे या पास कराएंगे, तो इस बीम का जो पाथ है हमको हमारे सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। देखो, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के कारण हो रहा है। अब हुआ क्या कि हमारा ये जो सॉल्यूशन था ना, इसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब क्या हुआ? लाइट आई और इन पार्टिकल से आकर के टकराई, ठीक है। हमारी लाइट आई और इन पार्टिकल से टकराई। सपोज अभी पहले वाले पार्टिकल से वो टकरा रही है। अब क्या होगा? ये पार्टिकल इतना छोटा है ना कि ये लाइट को स्कैटर, बेसिकली जब भी किसी पार्टिकल से लाइट आकर के टकराती है, तो पार्टिकल का ये नेचर होता है कि वो लाइट को क्या कर देता है? स्कैटर कर देता है, यानी कि बिखेर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस सॉल्ट सॉल्यूशन में जो पार्टिकल था उससे लाइट आकर के टकराई, तो इस पार्टिकल ने भी क्या करा? लाइट को स्कैटर किया। लेकिन ये जो लाइट की स्कैटरिंग थी ना, वो इतनी इनसिग्निफिकेंट थी, यानी कि इतनी कम थी कि जो स्कैटर्ड लाइट है ये हमारी आंखों तक पहुंची ही नहीं। मैंने आपको बताया ना अभी अभी कि कोई भी चीज़ हमें तभी दिखाई देती है जब उससे निकलने वाली रेडिएशन हमारी आंखों तक पहुंचे। अब हुआ क्या? पार्टिकल का नेचर होता है कि वो जैसे ही उससे आकर के कोई लाइट टकराती है, तो वो लाइट को क्या कर देता है? पार्टिकल बिखेर देता है,
उसको स्कैटर कर देता है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, जैसे ही इस सॉल्ट सोल्यूशन के पार्टिकल से आकर के लाइट टकराई तो उस पार्टिकल ने क्या किया, लाइट को बिखेर दिया। लेकिन इतना कम बिखेरा, इतनी कम स्कैटरिंग हुई कि वो स्कैटर लाइट हमारी आंखों तक पहुंची नहीं। तो जब वो पहुंचेगी नहीं तो हमें दिखाई कैसे देगी भाई। चलो ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लाइट जो है ना सिर्फ इस एक ही पार्टिकल के ऊपर आकर के बिखर जाती है, नहीं, मेजॉरिटी लाइट जो है वो आगे चली जाती है। सपोज हमारी लाइट कहाँ चली गई, दूसरे वाले पार्टिकल पे चली गई। अब दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो भी तो हमारे सॉल्ट सोल्यूशन का ही पार्टिकल है ना, उसका साइज भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो वो भी क्या करेगा, जैसे ही उस पर लाइट आएगी वो लाइट को स्कैटर करेगा। लेकिन जो कि हमारे पार्टिकल का साइज इतना छोटा था कि वो लाइट को सिग्निफिकेंट अमाउंट में स्कैटर कर ही नहीं पाया। और जब स्कैटरिंग हुई ही नहीं है कायदे की तो वो स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, किताबों में लिखा रहता है। अब क्लास 9th के लेवल पे बच्चों को ये समझाना आसान होता है कि भाई जो सोल्यूशन के, ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो लाइट को स्कैटर करते ही नहीं है। लाइट को जब स्कैटर करेंगे नहीं तो स्कैटर लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी नहीं। इसीलिए सोल्यूशन से जब आप एक बीम ऑफ लाइट को पास कराते हो तो वो उसका जो पाथ है वो आपको दिखाई नहीं देता है सोल्यूशन में। लेकिन अंदर की बात तो यही है कि ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स को जो है वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनका साइज इतना छोटा होता है कि जो स्कैटरिंग होती है वो इतनी इनसिग्निफिकेंट होती है कि वो स्कैटर लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों एस्पेक्ट समझा दिए हैं कि अभी क्लास 9th पे समझाने के लिए आसान होता है कि हाँ भाई पार्टिकल्स इतने छोटे हैं सोल्यूशन के कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं हो रहा है। लेकिन अंदर की बात भी मैंने आपको बता दी कि नहीं, वो स्कैटरिंग करते हैं लेकिन इतनी कम करते हैं ना अपने छोटे साइज के कारण कि वो स्कैटर लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुँचती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप सभी को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा देनी है। तो यहाँ पे जो 4th प्रॉपर्टी है वो यही बता रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, सॉरी ये वाला है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सोल्यूशन, देयरफॉर द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट इन अ सोल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर देयर बाय शोइंग दैम that the solute particles are smaller than the pores of the filter paper। यानी कि आपके पास जो नमक का पानी है, जो आपके पास सोल्यूशन है, उसको अगर आप किसी फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो पूरा का पूरा सोल्यूशन उस फिल्टर पेपर के पोर्स से जो है आप बोल सकते हो कि पास कर जाएगा। तो फिल्टर पेपर को जब एक सोल्यूशन पास कर लेता है तो ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि भाई सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि फिल्टर पेपर के जो होल्स हैं, जो पोर्स हैं, उसको भी वो क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में when the solution is allowed to stand undisturbed the particles of the solute do not settle, this shows that solutions are stable। भाई अगर आपने एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर घोल के रख दी है तो क्या ऐसा होगा कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद जब आप दोबारा से उस शक्कर वाले पानी को देखोगे तो शक्कर क्या होगी, उसमें ऑलरेडी नीचे सेटल हो चुकी रहेगी और पानी ऊपर ऊपर रहेगा? या नमक के साथ आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है? कभी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन की ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जो पार्टिकल्स हैं अगर उनको पूरे सोल्यूशन को छोड़ दिया जाए तो जो पार्टिकल्स है सोल्यूशन के वो नीचे जाकर के सेटल नहीं होते हैं। फिर इसके बाद में इसीलिए सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। अ सोल्यूशन इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, इट मे बी कलरलेस और कलर्ड। सोल्यूशन कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस भी हो सकता है और कुछ कलर भी उसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो कलर्ड भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। तो आई होप सोल्यूशंस की ये सभी प्रॉपर्टीज़ आप सभी को समझ में आ गई होंगी। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली ये सवाल आ जाता है कि भाई स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशंस। तो ये प्रॉपर्टीज़ 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिक्स कर लो। चलो अब इसके बाद में ये तो बात हुई किसकी, ये बात हुई हमारे होमोजेनस मिक्सचर की। ठीक है, ये बात हुई किसकी, होमोजेनस मिक्सचर की, कि भाई होमोजेनस मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। अब एक एंड तो आपने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं दूसरे एंड की, या आप बोल सकते हो एक दूसरे एक्सट्रीम की। वो दूसरा एक्सट्रीम क्या है? वो दूसरा एक्सट्रीम जुड़ा हुआ है हेट्रोजेनस मिक्सचर से। होमोजेनस मिक्सचर में हम बोलते हैं कि कंपोनेंट्स आपस में बहुत अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल भी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं। उनकी जो मिक्सिंग जो होती है वो थॉरोली नहीं होती है, जिसके कारण हेट्रोजेनस मिक्सचर में कंपोनेंट्स के बीच में क्लियर कट एक सेपरेशन बाउंड्री दिखाई देती है।
कि बाउंड्री की तरफ एक तरफ आपको समझ में आएगा कि हाँ एक कंपोनेंट है और बाउंड्री की दूसरी तरफ आपको उस मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट दिखाई देगा। तो होमोजीनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल भी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, कॉम्पोजिशन वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होती है बल्कि बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म होती है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही बेसिकली आप बोल सकते हो कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं हमारे कोलॉइड्स यानी कि कोलॉइडल सोल्यूशन और एक होते हैं हमारे सस्पेंशन। तो हम कोलॉइड्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सस्पेंशन की। होमोजेनियस मिक्सचर का एक टाइप क्या होता है, सोल्यूशन, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में दो टाइप या आप बोल सकते हो कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एक है कोलॉइड्स और एक है सस्पेंशन। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या होते हैं, बेसिकली ये वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें कि पार्टिकल्स का जो साइज है ना वो काफी बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, तो 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। अभी अभी हमने सोल्यूशन के बारे में बात करी थी। सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, कितने बड़े होते हैं, उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 100 नैनोमीटर या उससे भी बड़े होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अब हम दो एक्सट्रीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक एक्सट्रीम, एक एंड तो हो गया सोल्यूशन वाला, अब दूसरा एक्सट्रीम कौन है, सस्पेंशन। तो जो भी प्रॉपर्टीज आपने सोल्यूशंस के बारे में पढ़ी है ना उसका उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाएंगी, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो आप खुद ही सोचो, जब पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा है तो क्या आप सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। और अगर आप नेकेड आई से देख रहे हो तो फिर माइक्रोस्कोप का यूज करने की क्या जरूरत है। हमने सॉल्यूशंस के में क्या पढ़ा था, सॉल्यूशंस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से तो उनको देखना दूर की बात है, उनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा है, तो उनके पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, नेकेड आई से भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखो, हम प्रॉपर्टीज लगा ही देते हैं ना सॉल्यूशन की, तो आपके लिए कंपैरेटिवली पढ़ना और आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे था क्या कि जो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली वो इतने छोटे होते हैं कि जब सोल्यूशन से हम बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो उस लाइट का पाथ सोल्यूशन में विजिबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज तो बहुत बड़ा है। तो उन पार्टिकल्स के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी तो वो पार्टिकल क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर कर देंगे, उसको बिखेर देंगे। अब जो कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा है तो जैसे ही उन पे लाइट आएगी तो जो बड़े सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे। यानी कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में लाइट की स्कैटरिंग होती है। कहाँ होती है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स करते हैं, सस्पेंशन में होती है क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, ठीक है। तो जब अच्छी खासी स्कैटरिंग होगी लाइट की तो वो जो स्कैटर्ड लाइट है वो हमारी आंखों तक पड़ेगी, और जहां हमारी आंखों तक पड़ी तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई सस्पेंशन में जो लाइट का पाथ है वो कैसा है, विजिबल है। लाइट का पाथ आपको एग्जैक्टली दिखाई देगा सस्पेंशन में। जैसे जैसे लाइट हम बोलते हैं कि सस्पेंशन में ट्रैवल करेगी ना, उसका पूरा पाथ आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पड़ रही थी। क्यों पहुंच रही थी, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज ही इतना बड़ा था कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में वो लाइट को स्कैटर कर रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर उनको आप फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो फिल्टर पेपर को भी वो क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आप उनको फिल्टर पेपर से पास करवाओगे ना तो वो जो बड़े पार्टिकल्स हैं ना वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे और नीचे रह जाएगा क्या, फिल्ट्रेट, ठीक है। तो एक और डिफरेंस यहाँ पे हमने देख लिया। मैंने आपको बताया ना कि जो भी प्रॉपर्टीज आपने सोल्यूशन में पढ़ी है ना उसको आप उल्टा कर दो और वो क्या बन जाएंगी, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। इसीलिए क्योंकि मुझे सस्पेंशन पढ़ाना था इसीलिए मैंने आपको सोल्यूशंस की प्रॉपर्टीज इस सेशन में पढ़ाई, अपने पार्ट 1 में नहीं पढ़ाई,
ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो हमारे सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आसानी से वो एक फिल्टर पेपर को जो है ना क्रॉस नहीं कर पाएंगे और फिल्टर पेपर के ऊपर ही वो रह जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे हम बोलते हैं कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। अगर हमने सोल्यूशन को छोड़ भी दिया तो पार्टिकल सेटल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने साइज़ में बड़े हैं, 100 नैनोमीटर से भी बड़े हैं, तो वो थक जाते हैं। और थकने के कारण क्या होता है, जैसे ही आपने सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ा अनडिस्टर्ब, तुरंत हम बोलते हैं अपने ज़्यादा बड़े साइज़ के कारण जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो नीचे जा कर के, कंटेनर के नीचे जा कर के सेटल हो जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है सस्पेंशन का? पानी प्लस सैंड, यानी कि रेत। पानी में अगर आप रेत डालो और उसको अच्छी तरीके से चम्मच से चला भी दो, उसको आप स्टर भी कर दो, लेकिन जिस मोमेंट पे आप स्टरिंग छोड़ोगे, चलाना छोड़ोगे, उसी मूवमेंट पे जितने भी सैंड के पार्टिकल्स हैं, रेत के पार्टिकल्स हैं, रेत के कण हैं, वो एकदम नीचे जा कर के सेटल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका साइज इतना बड़ा है। और अगर आप रेत के पानी को किसी फिल्टर पेपर से पास करवा करके देखो, फिल्टर करवा करके देखो, पूरी की पूरी जो रेत है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगी और पानी पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेत के पार्टिकल्स का साइज है ही इतना बड़ा। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है सस्पेंशन का? पानी प्लस रेत का सोल्यूशन। ठीक है। फिर इसके बाद में जो सस्पेंशन है वो कैसा होता है? ओपेक होता है। सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है और सस्पेंशन कैसा होता है? सस्पेंशन हम बोलते हैं कि ओपेक होता है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए वो लाइट की जो स्कैटरिंग है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में करते हैं, इसीलिए वो स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पड़ जाती है और हमको लाइट का जो पाथ है सस्पेंशन में वो दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो अगर हमने सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ा है तो पार्टिकल्स नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं। तो अगर पार्टिकल्स नीचे सेटल हो रहे हैं तो क्या तब जब उस स्टेज पे, यानी कि अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो हमारे पास जो पानी था एक ग्लास में, उस ग्लास में हमने क्या करा है? रेत घोल दी है। अब रेत क्या होगी? कम से कम 5 मिनट बाद जो है वो पूरी की पूरी नीचे जाकर के बैठ जाएगी। तो ऐसी स्टेज में अगर हम अपने सस्पेंशन से, जब सस्पेंशन के सभी पार्टिकल्स नीचे जाकर के सेटल हो गए हैं, ऐसी स्टेज में अगर हम अपने सस्पेंशन से एक बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्टेज में क्या उस बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है हमारे सस्पेंशन में विजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? पाथ लाइट का तभी विजिबल होगा जब वो लाइट क्या करेगी? पार्टिकल से टकराएगी। पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी और वो स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी। जब स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी तभी हमें लाइट का पाथ दिखाई देगा सस्पेंशन में। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? रेत के जितने भी पार्टिकल्स थे, जो भी कण थे, वो सब नीचे जाकर के सेटल हो गए हैं। तो जब वो ऑलरेडी नीचे जाकर के सेटल हो गए हैं तो कितनी भी लाइट को आप पास क्यों ना करवा लो, आखिर लाइट टकराए किससे? जब तक वो टकराएगी नहीं, वो उसकी स्कैटरिंग नहीं होगी, वो बिखरेगी नहीं, और जब तक बिखरेगी नहीं तब तक वो बिखरी हुई लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी और हमको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब किसका खेल है? तो जैसे कि हमने यहाँ पे सोल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई हमको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है। हमने अभी अभी बात करी किसकी? सस्पेंशन की। भाई सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े होते हैं कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो हमको सस्पेंशन के थ्रू लाइट का पाथ विजिबल होता है। लेकिन इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि अगर 5 मिनट के लिए भी अगर हमने सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है तो पार्टिकल्स सस्पेंशन के नीचे जा कर के सेटल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि जब तक सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल नहीं हुए हैं तब तक तो सस्पेंशन के थ्रू लाइट का पाथ विजिबल होगा, और जिस मोमेंट पे सस्पेंशन के पार्टिकल्स नीचे जाकर के सेटल हो जाएंगे उसी मोमेंट से हम बोलते हैं कि सस्पेंशन में लाइट का पाथ विजिबल होना बंद हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये सभी बातें सबको समझ में आ रही होंगी, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ट्रू सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ आप याद रख लो। अगर आपको सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो उसको रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, तो वो क्या बन जाएंगी? वो बन जाएंगी सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़। ठीक है। आई होप इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, अब हम जल्दी से आ जाते हैं किसके ऊपर? कोलॉइड्स के ऊपर। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया ना? अभी तक हमने 2 एक्सट्रीम्स पढ़ लिए हैं। एक हमने पढ़ लिया है सोल्यूशन और दूसरा हमने पढ़ लिया है क्या? सस्पेंशन, है ना। सोल्यूशन और सस्पेंशन
एंटायरली एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स हम बोलते हैं ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि ना ही एग्जैक्टली सॉल्यूशन जैसे होते हैं और ना ही एग्जैक्टली कैसे होते हैं, सस्पेंशन जैसे होते हैं, ये इन दोनों के बीच के होते हैं। आपको सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ आई होप सभी को समझ में आ गई होंगी, है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं, देखो सस्पेंशन में हम बोलते हैं पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो 100 नैनोमीटर से भी कैसा होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। जब हम सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से पास कराएंगे तो पार्टिकल्स का साइज़ इतना बड़ा है कि फिल्टर पेपर के जो होल्स हैं, जो पोर्स हैं, उनको वो क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे और फिल्टर पेपर में जा कर के जम जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद में पाथ ऑफ लाइट जो है विजिबल होता है, लेकिन तभी तक होता है जब तक कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल नहीं हुए हैं सस्पेंशन में। और ये प्रॉपर्टी होती है हमारे सस्पेंशन की कि जैसे ही उस सस्पेंशन को 5 मिनट के लिए छोड़ोगे, पार्टिकल्स नीचे जाकर के सेटल हो जाएंगे। इतने बड़े हैं ना साइज में, इतने भारी हैं कि उनसे सस्पेंशन में सस्पेंडेड रहा ही नहीं जाता है। जैसे उनको आप छोड़ोगे 5 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब, तुरंत अपने भारी वजन के कारण नीचे जाकर के वो सेटल हो जाते हैं। तो अगर वो सेटल हो चुके हैं तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। हाँ, अगर नहीं हुए हैं नीचे सेटल तो भले ही लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा। फिर इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी ये है कि हमारे जो सस्पेंशन जो होते हैं ना, वो कैसा होता है, ओपेक होता है। जैसे कि हमने सोल्यूशन में पढ़ा है ना कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, वैसे ही हमारे जो सस्पेंशन है वो कैसे होते हैं, वो ओपेक होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। सोल्यूशन के लिए हम बोलते हैं कि ये स्टेबल होते हैं, सस्पेंशन हमारे अनस्टेबल होते हैं। ठीक है।